1997 आज का मुंबई तब बॉम्बे हुआ करता था। तारीख 12 अप्रैल। मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे राकेश मारिया के फोन की घंटी बजती है। मारिया ने फोन उठाया। सामने से आवाज आई, साहब गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है। राकेश मारिया ने पूछा कहाँ पर, तो सामने से जवाब आया, गुलशन कुमार रोज मंदिर जाते हैं और वहीं पर उनका काम तमाम करने प्लान रचा गया है। राकेश मारिया ने पूछा कौन विकेट गिराने वाला है, तो सामने से बताया गया अबू सलेम के शूटर। इतना कहते ही फोन कट हो गया। अरे मामा, फोन करने वाला राकेश मारिया का मुखबिर था जो मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़कर जासूसी करता था। इधर फोन कट होते ही राकेश मारिया दुविधा में पड़ गए। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि खबर ये सच्ची है झूठी। उन्होंने तुरंत महेश भट्ट को फोन लगाया, पूछा कि क्या गुलशन कुमार हर दिन मंदिर जाते हैं। महेश भट्ट का जवाब था हाँ। इस मुखबिरी के ठीक 5 महीने बाद 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई, ठीक उसी जगह जहां मुखबिर ने बताया था। अरे मामा, अब सवाल उठना लाजमी है, जब पुलिस को पहले से जानकारी थी फिर गुलशन कुमार को बचाया क्यों नहीं गया? क्या सिर्फ अबू सलेम को 10 करोड़ फिरौती ना देने की वजह से ही गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई, या फिर सनातन धर्म और संस्कृति को बॉलीवुड से जोड़कर पूरी दुनिया में प्रचार करने की कीमत गुलशन कुमार को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? क्या डी कंपनी के सरगना दाऊद के कहने पर अपना खौफ कायम करने अबू सलेम ने हत्या करवाई, या फिर इसमें संगीत और सिनेमा से जुड़ी बड़ी बड़ी शख्सियत भी शामिल थी? इन सारे सवालों के जवाब आगे आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि गुलशन कुमार मर्डर मिस्ट्री आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। बॉलीवुड का गंदा और घिनौना सच, क्राइम, पॉलिटिक्स और मनी का काला नशा बॉलीवुड को अपने बाप की जागीर समझने वाले कुछ लोगों पर किस तरह हावी हो जाता है, ये सब कुछ आज की स्पेशल एपिसोड में देखने को मिलेगा। कम छो मजामा? अरे मामा, ये पूरी कहानी शुरू होती है उस डरावने साल से। 7 जून 1994। जावेद रियाज सिद्दीकी बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर तो 20 में अमृत करके एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में हीरोइन थी अनीता अयूब, जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, जिसे दाऊद इब्राहिम इंडिया लाया, बॉलीवुड में काम दिलवाया। दोनों के रिश्तों की खूब चर्चा होती और दाऊद के कहने पर ही सिद्दीकी ने उसे फिल्म में लिया था। लेकिन कुछ दिन बाद अनीता के खराब बर्ताव के चलते सिद्दीकी ने उन्हें हटाने का फैसला किया। ये बात दाऊद को नागवार गुजरी और सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद मानो बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड की आंधी उठी। सिद्दीकी की हत्या के बाद गुलशन कुमार को भी अंडरवर्ल्ड की ओर से धमकी भरे कॉल आने शुरू हो गए, क्योंकि आज़ादी के बाद हुए बंटवारे के बाद गुलशन कुमार दुआ का परिवार दिल्ली आकर बस गया था। दिल्ली के दरियागंज में जूस की दुकान शुरू की, लेकिन किस्मत और कड़ी मेहनत के बलबूते एक जूस बेचने वाला बॉलीवुड का कैसेट किंग बन गया। 80 के दशक में गुलशन ने अपने कारोबार को बम्बई शिफ्ट किया। 11 जुलाई 1983 को सुपर कैसेट को टी सीरीज नाम से लॉन्च किया और देखते ही देखते पूरे बॉलीवुड में टी सीरीज ने तहलका मचा दिया। टिप्स और सारेगामा को पछाड़ते हुए टी सीरीज 65% मार्केट पर कब्जा कर चुकी थी। हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज के पास थे। इधर गुलशन ने हिंदुत्व और सनातन संस्कृति को संगीत और सिनेमा से इस कदर जोड़ा कि वह अंडरवर्ल्ड समेत कई योग्य आंखों में खटकने लगा। जब अंडरवर्ल्ड की ओर से कॉल आते तो गुलशन ने एक्सटॉर्शन देने से मना कर दिया। तब यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने गुलशन कुमार की सुरक्षा के लिए एक बॉडीगार्ड भी मुहैया कराया था। ये बात और था जब 94 से 97 के बीच अंडरवर्ल्ड पूरे बॉलीवुड पर हावी रहा। इन 4-5 सालों में बॉलीवुड के कई बड़े बड़े कलाकार, प्रोड्यूसर, एक्टर को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आते थे। पूरी इंडस्ट्री डरी हुई थी। कहते हैं 90% बॉलीवुड ने अंडरवर्ल्ड को चुपचाप पैसा दिया, लेकिन गुलशन जैसे कुछ किरदार ऐसे थे जिन्होंने अंडरवर्ल्ड से डरे बिना काम किया। इसी बीच गुलशन कुमार की जिंदगी में एक और घटना होती है। 1997 मुंबई। म्यूजिक इंडस्ट्री से नदीम श्रवण की जोड़ी ने एक एल्बम लॉन्च किया। एल्बम का नाम था हाय अजनबी। इस एल्बम के कुछ गानों को नदीम ने खुद गाया था। नदीम चाहता था कि टी सीरीज इस एल्बम के राइट्स खरीदे, इसे प्रमोट करे, लेकिन गुलशन कुमार इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि नदीम श्रवण की जोड़ी को इंडस्ट्री में लॉन्च करने वाला भी गुलशन कुमार ही था। गुलशन कुमार नए लड़कों को अपना टैलेंट आजमाने का मौका जरूर देते थे। खैर, इस एल्बम को लेकर गुलशन कुमार का कहना था कि नदीम की आवाज़ अच्छी नहीं है। फिर भी कुछ शर्तों के साथ टी सीरीज ने राइट खरीद ली है। बाकायदा प्रमोशन भी हुआ, लेकिन एल्बम फ्लॉप साबित हुई।
नदीम ने इसका दोस्त गुलशन कुमार को दिया। उसके मन में कड़वाहट पनपने लगी। उसे लगता था कि ठीक से प्रमोशन ना होने की वजह से फिल्म फ्लॉप हुई और नदीम को लगने लगा अब मेरा करियर तबाह हो जाएगा। बस यहीं से नदीम गुलशन कुमार को नफरत करने लगा। इसके बाद एक मौके पर नदीम ने गुलशन कुमार के बारे में बहुत कुछ बुरा भला उगला। कहते हैं अब नदीम गुलशन कुमार से अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम करवाना चाहता था। इंसान का ईगो जब हावी हो जाता है तब दिमाग शैतान का पुजारी बन जाता है। नदीम ने भी वही किया। गुलशन कुमार पर दबाव बनाने दाऊद के राइट हैंड अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का सहारा लिया। 1997 दुबई, अल अमारी प्लाजा होटल। रात के 10:30 का वक्त है। दुबई की सड़कें गाड़ियों की रोशनी से जगमगा रही है। इसी वक्त होटल के नीचे 2 गाड़ियां आकर रुकती हैं। गाड़ियों से 7-8 जेंटलमैन जैसे दिखने वाले आदमी उतरते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं। एक कमरे में दाखिल होते हैं। कमरे में पहले से ही दारू और सिगारेट रखी हुई है और शुरू होती है अंडरवर्ल्ड की मीटिंग। अरे मामा, जेंटलमैन जैसे दिखने वाले ये लोग कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम कयूम दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम और म्यूजिक कंपोजर नदीम सैफी और उसके साथ दाऊद के बॉडीगार्ड थे। अब आपके जहन में सवाल होगा कि डी कंपनी की मीटिंग में म्यूजिक कंपोजर नदीम क्या कर रहा है। तो ऐसा है कि नदीम अपनी बीवी का इलाज करवाने दुबई आया हुआ था। अब नदीम का दुबई आना इत्तेफाक है या साजिश, राम जाने। आज वह अनीस और अबू सलेम के साथ बैठकर गुलशन कुमार को मौत का घाट उतारने की साजिश रच रहा है। और इस बात का खुलासा खुद मुंबई पुलिस ने किया था। अब बात उस वाकया की जिससे हमने स्टोरी की नींव रखी थी। गुलशन कुमार के मर्डर से 5 महीने पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे राकेश मारिया को एक मुखबिर ने बताया कि गुलशन कुमार को खत्म करने साजिश रची गई है। इसके बाद उन्होंने महेश भट्ट से पूछा कि क्या वाकई में गुलशन कुमार रोजाना किसी मंदिर जाते हैं। महेश भट्ट ने जब इस बात को कंफर्म किया तो राकेश मारिया तत्काल इस बात की जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच को देते हैं। इस फोन कॉल के तुरंत बाद गुलशन कुमार की सिक्योरिटी तगड़ी कर दी गई। इसके बाद गुलशन कुमार से अनुरोध किया गया कि कुछ दिन रोजाना मंदिर जाना टाले, लेकिन वह जिद्दी थे, माने नहीं। 5 अगस्त 1997 गुलशन कुमार अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं। इस वक्त उनके फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, अबू सलेम बोल रहा हूँ। सलेम ने अपने तिक्के तेवर में बोला, वैष्णो देवी में रोज़ भंडारा करते हो, कुछ हमें भी खिलाओ। आगे सलेम बोला, जिंदा रहना है तो 10 खोखे बेच देने का, वरना सारा लोहा बोरी में उतार देंगे। इस धमकी पर गुलशन कुमार ने जवाब दिया कि 10 करोड़ तुम्हें दो, इसकी बजाय वैष्णो देवी में भंडारा ही क्यों ना करूँ। इसी बातचीत के दौरान सलेम ने पूछा कि तुमने नदीम की एल्बम को सही से प्रमोट क्यों नहीं किया। तब कुमार ने जवाब दिया, नदीम की आवाज़ अच्छी नहीं है, इसलिए एल्बम फ्लॉप हुई। खैर, इसके बाद भी अंडरवर्ल्ड से लगातार फ़ोन आते रहे, लेकिन गुलशन कुमार डरे नहीं। इसी दौरान और एक वाकया हुआ था। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर ने अबू सलेम से फ़ोन पर बातचीत की थी। रिपोर्टर ने सलेम से पूछा कि क्या तुम्हारी धमकियाँ सिर्फ खोखली है। सलेम ने जवाब दिया, सिर्फ 1 हफ्ता इंतजार करो। 12 अगस्त 1997 मुंबई, मंगलवार का दिन है। घड़ी का काटा 10:20 पर पहुंचा है। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स से निकली ये मारुति एस्टीम कार अंधेरी की बीच सड़क पर दौड़ रही है। कार में एक 42 साल का आदमी बैठा है। सफ़ेद कुर्ता पहना है, हाथ में पूजा की थाली है। आज इस आदमी के साथ उसका बॉडीगार्ड भी नहीं है। तबीयत खराब होने के चलते आज वह ड्यूटी पर नहीं आया था। अब ये इत्तेफाक समझे या साजिश पर नियति ने आज पूरे मुंबई को दहलाने एक भयानक कहानी की शुरुआत कर दी है। अब समय हो चुका है इस मारुति एस्टीम को टाउन साइड जाने का, पर हमेशा की तरह इस कार ने अपना रुख किया अंधेरी के शिव मंदिर की तरफ। अंधेरी की इस कॉलोनी में शायद ही कोई दुकानदार या रहने वाला आदमी जो इस कार को ना पहचानता हो। आंधी आए या तूफान, पिछले 4 साल से रोजाना ये कार यहाँ आती रही है। और जैसे ही कार के मालिक गुलशन कुमार मंदिर में दाखिल हुए कि मानो शांत कॉलोनी की खामोशी और भी बढ़ गई। लेकिन इस खामोशी के साथ गुलशन कुमार की उंगलियां मंदिर की घंटियों पर लगी रही। जीतनगर में बने भगवान शिव पार्वती के इस मंदिर को महंगे टाइल्स लगवाकर गुलशन कुमार ने बेहद आकर्षक बनवाया था। रोजाना सुबह शाम वह इसे मंदिर दर्शन करने आते थे। रूटीन फिक्स था और इस रूटीन पर नजर थी 3 लोगों की, जो आज ताक लगाए गुलशन कुमार के इंतजार में खड़े हैं। मानो यमराज के दूत हो, आंखों में काल भैरव सा रुद्र रूप लिए खड़े तीनों शूटर गुलशन कुमार को टकर टकर देख रहे हैं।
घड़ी का काटा 10:40 पर आकर रुक जाता है। इधर गुलशन कुमार पूजा करके मंदिर से बाहर आते हैं, अपनी गाड़ी की तरफ वापिस आते हैं। अभी तो कुमार कुछ ही कदम चले होंगे कि कुमार को अपनी कनपट्टी पर एक रिवॉल्वर महसूस होती है। कुमार देखते हैं नीली जींस पहना काले लंबे बाल वाला एक आदमी खड़ा है। गुलशन कुमार के मुंह से निकलता है, ये क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से जवाब आता है, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाके करना। ढाई कर दी 9 mm की एक पिस्टल की गोली चलती है, कुमार के मत्थे को छूकर निकल जाती है। वह आराम से जमीन पर गिर पड़े, पूजा का सारा सामान भी बिखर जाता है। एक बार फिर कुमार खड़े हुए लड़खड़ाते कदमों से भागने की कोशिश करते हैं। वह पास में मौजूद एक घर में मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन उस घर में मौजूद औरत दरवाजा बंद कर लेती है। कुमार एक और दरवाजा खटखटाते हैं, वहां से भी कोई मदद नहीं आई। शायद विधाता ने कुमार के जीवन की डोर यहाँ तक ही खींची थी। तभी उसका ड्राइवर रूपलाल कलश उठाकर एक हमलावर के सिर पर दे मारता है। हमलावर का मत्था फोड़ दिया। आग बबूला उस हमलावर ने रूपलाल के दोनों पैरों में गोली मार दी और वह भी गिर पड़ता है। इसके बाद हमलावर गुलशन कुमार के पास पहुंचते हैं। अब तक कुमार रेंगते रेंगते एक आधुनिक शौचालय के पास पहुंचे। बेसुध कुमार का पूरा बदन खून से लाल है। इधर 2 हमलावर वहां आए, कुमार के बॉडी में धार धार गोलियों का पूरा बस्टर घोंप देते हैं। कुल 16 गोलियां कुमार के बॉडी में उतार दी गई। अब हमलावर फरार हो जाते हैं और सनातन धर्म की क्रांति का सैलाब भी ठहर जाता है। दिल्ली में गुलशन कुमार का अंतिम संस्कार किया जाता है। इधर पुलिस अपने काम पर लग जाती है। बाद में इस केस की हजारों पन्नों की फाइल तैयार हुई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी कि दुबई में गुलशन कुमार को मारने की साजिश रची गई। दाऊद का भाई अनीस और अबू सलेम कुमार को मारकर खौफ फैलाना चाहते थे। इसके बाद असद राउफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, अब्दुल राशिद और एक अन्य शूटर यानी 3 शूटरों को हायर किया गया। हत्याकांड के बाद तीनों पकड़े गए और 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। इसमें अबू सलेम, नदीम सैफी के साथ साथ एक और नाम जो चौंकाने वाला था, टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी। सबूत और गवाहों की कमी के चलते दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और बाकी सारे बरी हो गए। आज भी गुलशन कुमार के असली कातिल खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है, यह केस सॉल्व हो गया या अभी भी एक मर्डर मिस्ट्री बना हुआ है? कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।